चुनाव आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी सामने आएगी, उससे हम आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। आज 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 60% से ज्यादा का मतदान हुआ, जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास है जानकारी के आधार पर। आज हुए चुनाव में मोदी सरकार के 4 बड़े मंत्रियों जितेंद्र सिंह, सदानंद गौड़ा, जोअल ओराम और पी राधाकृष्णन की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, हेमा मालिनी, राज बब्बर, कार्ति चिदम्बरम, तारिक अनवर और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। 2 सीटों खासतौर पर तमिलनाडु के वेल्लोर और त्रिपुरा पूर्व की सीटों पर बाद में चुनाव होंगे। ये चुनाव इसी चरण में होने थे, लेकिन वेल्लोर सीट पर पैसे बांटे जाने के संदेह में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव रद्द कर दिया था। वहीं त्रिपुरा पूर्व की अगर बातचीत करें तो यह सीट कानून व्यवस्था की वजह से यहां पर चुनाव नहीं कराए गए। अब इन 2 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। तो ये 2 सीटों पर कुल 97 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए, 95 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और इसी तरीके से अगर पहले दोनों चरणों के चुनाव की बातचीत कर ले तो 91 और 95, पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान हुआ था, कुल 186 सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी करीब करीब एक रफ जो आंकड़ा होता है, 1/3 सीट पर जनता अपना फैसला दे चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव में आम जनता की तरह दिग्गजों में भी वोटिंग का जोश दिखा। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, सुशील शिंदे, निर्मला सीतारमण ने सुबह सुबह जाकर मतदान में हिस्सा लिया। एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने भी वोट डाले। दिवंगत अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी, रजनीकांत, कमल हासन और उनकी बेटी श्रुति हसन ने भी मतदान किया। तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, चिदम्बरम पहुंचे हुए थे, सुशील शिंदे पहुंचे वोट डालने के लिए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची। बड़े बड़े नेता सुबह से ही कतार में लगकर उन्होंने वोट डाला और यह संदेश भी दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकले, वोट डाले। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। नेहा जोशी हमारे साथ स्टूडियो में है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राघवन बालाशंकर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और उमाकांत लखेड़ा जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में ही, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले नेहा जी आपके पास में आता हूं। 2014 के चुनाव में 27 सीटें आपने जीती थी, जितनी सीटों पर आज मतदान हुआ है। आज दिन भर के आधार पर आकलन आपका सबसे पहले। देखिए, सिर्फ इन्हीं सीटों का नहीं, मैं कहूंगी ओवरऑल एक जो अंडरकरेंट देश में दिख रहा है, आपके चैनल द्वारा और विभिन्न चैनलों द्वारा जो जिस तरीके के सर्वेस किए गए हैं, आप देखेंगे कि बीजेपी का अपना जो काम है, सरकार की अपनी पॉपुलैरिटी तो एक है ही, लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी नाम की एक सुनामी जो आपको पूरे देश में इस समय दिख रही है, उनकी पॉपुलैरिटी मुझे कहता है कि अगर 2014 में कहते थे मोदी वेव है, तो इस समय उसको सुनामी से कम नहीं आंका जा सकता है। पिछली बार पहली बार लोकसभा में वो कंटेस्ट कर रहे थे, इस बार लोगों ने उनका काम देखा है, एज अ प्रधानमंत्री उनकी परफॉर्मेंस देखी है। और इवन सदर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में भी जहां बीजेपी बहुत ही कम परफॉर्मेंस हमारा रहता था, वहां पर भी आज सुबह से मैं देख रही हूं जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं वहां के लोगों से, तो एक मोदी नाम का एक फैक्टर साउथ में भी देखा गया है, तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है। तो मुझे पूरी तरह मैं आश्वस्त हूं कि रिजल्ट्स जब आएंगे तो हमारे ही फेवर में होंगे। और जिस तरीके के अलायंसेस हमने स्टिच किए हैं, सबसे बड़ी बात है, आज एनडीए सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस है। इवन तमिलनाडु की मैं बात करूं तो एक पार्टी स्ट्रॉन्ग अलायंस। आप लोग इतनी कॉन्फिडेंट हैं, तो अमरोहा से आज फिर बीजेपी के ही, आपके ही पार्टी के मौजूदा सांसद भी हैं कंवर सिंह तंवर को ये कहने की जरूरत क्या आप आ गई कि बोरसे की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है? आ रहा है कि क्यों उनके बयान को गलत समझा जाता है। आप बताइए, अगर कोई घूंघट में महिला, संजीव बालियान ने भी क्या सबूत उसका सामने आया, क्या सबूत उसका सामने आया, क्या सबूत उसका सामने आया? पहले उन्होंने ये कहा था, सुन लीजिए, पहले उन्होंने ये कहा था कि पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, फिर ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई। संजीव बालियान ने भी यही बात कही, चुनाव आयोग ने नकार दिया था पहले चरण में। कई तरीके की ऑब्जेक्शंस उठती हैं और इलेक्शन कमीशन का काम है, मशीनरी का काम है कि उसको चेक करे और कैंडिडेट को अश्योर करे कि कोई रॉन्गडूइंग नहीं है। कोई आधार होगा, कोई आधार होगा तभी ऑब्जेक्ट किया है, वो रिस्पॉन्सिबल एक पॉलिटिशियन कोई आधार लेकर सामने आए, मेरी तो जानकारी नहीं है। अब ये कहना, इसको आप हिंदू मुस्लिम इश्यू बनाने पे अगर तुले रहेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी बोलना संजीव बालियान कोशिश हो रही है पोलराइजेशन की आखिरी वक्त में। बिल्कुल कोई कोशिश नहीं हो रही है सर। हमारे नेता नहीं कह रहे हैं, मायावती जाके कह रही है मुस्लिमों को एक धड़े में वोट करना चाहिए, सिद्धू कह रहे हैं एक धड़े में वोट करना चाहिए, बजरंगबली किसने कह दिया था?
उन्हीं का जवाब दिया था। इसके बाद जब बैन लगा है तो मंदिर कौन जा रहा है? सर मंदिर तो हमेशा जाते हैं, वगैरह कपड़े पहने उन्होंने, याद कीजिए गोरखनाथ मठ तो बैन के बावजूद चुनावी समय है, आपको पता नहीं है कि इसका संदेश कैसे जाएगा? मंदिर जाऊंगी तो बिल्कुल मंदिर जाना गुनाह नहीं है भाई, मैं भी जाता हूँ मंदिर। इलेक्शन कमीशन ने जो बैन लगाया उसके दायरे में रहकर योगी जी जो काम कर रहे हैं, एक रास्ता निकाल लिया ना, एक रास्ता निकाल लिया ना, ये कहिए सीधे। आप उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सुरेंद्र राजपूत आपके पास में आता हूं। करीब 186 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज को अगर मिला लें 12 सीटें, अगर मैं ठीक हूं, पिछले चुनाव में इन सीटों पर आप लोगों को जीत हासिल हुई थी। सबसे पहले मैं नेहा जी की तरह ही आपसे पूछूंगा, आपका आकलन आज के चुनावों को लेकर। देखिए राकेश भाई, चुनाव में हर दल अपनी सारी सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ता है और ये जनता जनार्दन को तय करना होता है कि जनता जनार्दन उसे कितनी सीटें दे रही है। सच्चाई ये है कि हम तो पिछले समय से जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, इसकी हमें प्रबल संभावनाएं भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झूठ, छल और जुमलेबाजी और प्रपंच से लोग आज की डेट में ग्रसित भी हैं, त्रसित भी हैं। उनको अपनी जॉब मिली नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कहेंगे तो उनकी फसलें जो है, किसान की फसलें आवारा पशु खा रहे हैं। इसी तरीके से जितनी सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो, एक साथ, चाहे वो नोटबंदी की नुकसान हो, चाहे वो जीएसटी की नुकसान हो, चाहे वो किसानों की फसल की नुकसान हो, चाहे वो यूरिया में से 5 किलो आटा, 5 किलो यूरिया चोरी की नुकसान हो, सारी की सारी नुकसान जो है जनता की है। और उस जनता का नुकसान का भरपाई इस समय जनता अपने वोट के चोट से इनको दे रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने ठीक है मोदी सरकार को जुमले वाली सरकार कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस चुनाव में जो आपका सबसे बड़ा नारा था, मुझे लगता है शायद आपको इस बात की जानकारी होगी, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नारा था मोदी सरकार के खिलाफ, चौकीदार चोर है का, इस विज्ञापन पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। तो माने ये इस चुनाव प्रचार में आप लोगों का सबसे बड़ा जुमला था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी बता दीजिए थोड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी को। देखिए दो बातें हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को या किसी पाबंदी को आदरणीय योगी जी की तरीके से या आदरणीय मोदी जी की तरीके से डिफाई नहीं करते हैं कि हमें कहा गया हो कि सब आप इसको बंद कीजिए तो हम किसी और तरीके से करें। अगर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है तो हम फिर उसको हटा देंगे। बहुत स्पष्ट हटा देंगे, रोक लगा दी है। इस तरीके के विज्ञापन के प्रसारण पर चुनाव आयोग, क्या सुरेंद्र राजपूत अब ये ना माना जाए कि ये सबसे बड़ा जुमला था इन चुनावों में, कांग्रेस पार्टी का एक स्टंट था सिर्फ? नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिस तरीके के तथ्यों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उससे हमारे सारे आरोपों को बल मिलता है कि चौकीदार ने बैन क्यों लगा दिया और चौकीदार ने बैन लगा दिया 30,000 करोड़ रुपए के राफेल चोर के रूप में काम किया है। पिछले 5 साल में जवाब बोले उनका, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था। अजी फिर मैं आऊंगा, बहुत समय हमारे पास। राजपूत जी, मैंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने इस विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगा दी ना, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो भी आ नहीं गया कि उसके आधार पर कह दिया जाए कोई आखिरी बात। नहीं, तो मैंने तो आपसे कहा ना कि जो संविधान ने कहा, जो चुनाव आयोग ने कहा, हमने उसको माना ना। हम कहां मना कर रहे हैं? एक विज्ञापन पर रोक लगाई है, हमने उस विज्ञापन को रोक दिया है। हम इस तरीके से आदित्यनाथ की तरीके से थोड़ी है। नहीं, मेरा सवाल ये था सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अब इसे चुनावी जुमला माना जाए आप लोगों का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमने पीएम के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट करने में। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा कि आपत्तिजनक है, इस विज्ञापन को बंद किया जाए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि चौकीदार चोर नहीं है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि आप इस विज्ञापन को बंद कीजिए, आपत्तिजनक है, हमने रोक विड्रॉ कर लिया। जी राकेश जी, मैं पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या? नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बात बताइए राकेश भाई, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप तो एक विज्ञान में एक ख्याति लब्ध एंकर है। अगर उस याचिका को स्वीकार किया गया है तो कुछ तो उस याचिका में है ना। याचिका स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? वरना तो इन लोगों ने तो चोरी करके, स्वीकार करने का क्या मतलब होता है? आखिरी फैसला याचिका स्वीकार तो राहुल गांधी के खिलाफ भी की गई है। कोर्ट की अवमानना के मामले में उनको नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब भी तलब किया गया है। तो क्या इसका यह मतलब मान लें कि राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका गई है, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब कोर्ट उसको देखना चाहता है। निश्चित तौर पर यह जरूर माना जाएगा कि जो याचिकाकर्ता है उसने कुछ तथ्य दिए हैं, तभी उसने फर्दर माना यह नहीं जाएगा ना कि राहुल गांधी ने अवमानना कर दी है। तो उसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे ना सुरेंद्र जी। राकेश बीच में मत बोलिए, गुस्सा होने लग गया मुझे लग रहा है। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जो सवाल करेंगे सारे सवालों का जवाब दूंगा। जी करिए। मैंने स्वयं माना कि याचिकाकर्ता ने जो राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दी है, अगर कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया है तो निश्चित तौर पर कोर्ट ये मान रहा है कि सुनवाई योग्य याचिका है, कुछ है इसमें तथ्य। उसी तरीके से एक बार सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने क्लीन चिट लेने का जो कुत्सित प्रयास किया था, उसके बाद फिर यह सरकार घुटने के बल गई कि साहब हमने गलत एफिडेविट दिया था। उसके बाद जो क्या नाम राफेल के दस्तावेज सामने आए हैं डिफेंस के, उसके बाद उनको चोरी के दस्तावेज बचाकर यह सरकार उससे बचना चाहती थी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दस्तावेज कहीं से भी आए हो, दस्तावेज सही है, हम इसकी जांच करेंगे। और उन दस्तावेजों में अगर आप पढ़ेंगे तो वो विस्फोटक दस्तावेज हैं। कोई भी आदमी इसको मान सकता है कि राफेल की चोरी की है और चौकीदार ने की है, और उसके बाद भागीदार जो है उसका अनिल अंबानी है। वो सारी की सारी साफ उस फाइल में लिखा हुआ है कि जो डिफेंस के नोट्स हैं। ठीक है।